से ही नेक्स्ट पार्ट करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आइसोमर की कैटेगरी, कि आइसोमर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से? एक स्ट्रक्चरल और दूसरा स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल के हमने डिफरेंट पार्ट्स को हमने स्टडी कर लिया था, जो कि आपका फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, आइसोमर का पार्ट 1 में मिल जाएगा, जिसमें हमने कौन कौन से बताए थे? स्ट्रक्चरल क्या है? चेन आइसोमर, पोजिशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, टोटोमर, मेटामर एंड रिंग चेन आइसोमर। इस तरह से हमने 6 कैटेगरी की थी। ओके, फिर उसके बाद हमने किया था स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर को मैंने आपको कैसे डिफाइन किया था कि इसमें जो आपका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, यहां तक कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो है, रिप्रेजेंटेशन है, वो भी क्या होगी? सेम होगी, बट अरेंजमेंट ऑफ ए एटम इन अ स्पेस वो क्या होगा? वो डिफरेंट होगा। तो उसके बेस पे हमने इसको कैटेगराइज कर दिया आपको, उसको 2 पार्ट्स में, ठीक है, जिसमें हमने बताया आपको एक कॉन्फिगरेशनल और दूसरा कॉन्फर्मेशन। कौन कौन सा? कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फर्मेशन। और कॉन्फिगरेशनल के अंदर हमने 2 चीज स्टडी करे हैं, एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होगा, जिसमें मैंने बताया था कि इसमें हम एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते एट ए रूम टेम्परेचर ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। वो किसकी हो सकती है? डबल बॉन्ड की। और डबल बॉन्ड किसके बीच में हो सकता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में, जिनको हम एल्किन बोलते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड एन OH जिसको हम ऑक्साइन बोलते हैं, और N डबल बॉन्ड N जिनको हम क्या बोलते हैं? एचो कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर? फिर हमने बताया था कि एक होते, इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टडी करा था ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। हमने क्या बताया था? कल के मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, सिस और ट्रांस के बारे में बताया था कि सिस अगर सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड इज अ सिस कॉन्फिगरेशन एंड सेम ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड इज अ ट्रांस कॉन्फिगरेशन। पर कुछ कंपाउंड ऐसे भी होंगे जिन जो कार्बन कार्बन के सराउंडेड ग्रुप जो लगे होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो उनको हमने किस तरह से फिर हमने स्टडी किया था, उनके लिए हमने अप्लाई किया EZ नोमेनक्लेचर। ई का मतलब होता है एंटीजन और जेड का मतलब होता है जुस्मान, ये उसका कैटेगरी का नाम होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी हम जो EZ नोमेनक्लेचर करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग, जिस पे डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं, उनको भी हम क्या करते हैं? प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर में जैसे हमने बताया थोड़ा सा आपको, ताकि याद रहे किस वजह से बताया था। जैसे ए, जैसे यहाँ पे आपका Cl है, यहाँ पे आपका OH है, यहाँ पे आपका NH2 है, यहाँ पे आपका COH है। तो इस टाइप के कंपाउंड को आप सिस एंड ट्रांस से डायरेक्ट नहीं देख के बता सकते। तो यहाँ पे आप क्या करते हो? EZ रूल अप्लाई करते हो, CIP बोल्ड रूल का अप्लाई करते हो, और क्या करते हो? उनको प्रायोरिटी ऑर्डर देते हो। कैसे? ये 1, ये 2 और ये 1 और ये 2। आपने पूरा मॉलिक्यूल नहीं देखना है कि नाइट्रोजन देखना है डायरेक्टली अटैच है और कार्बन जो देखना है डायरेक्टली अटैच है, वो चीज देखना है आपने। ये नहीं कि COH पूरा बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है और NH2 छोटा मॉलिक्यूल है और इस वजह से आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो। नहीं बेटा, आप डायरेक्टली कार्बन डायरेक्टली एटम अटैच देखो। अगर दोनों के देखते हो कि आपका फिर भी अगर वो सेम है, तो उसके बाद आप फिर नेक्स्ट कार्बन पे जा सकते हो। तो यहाँ पर आपका क्या मॉलिक्यूल बनेगा? कोई बता सकते हैं? जैसे क्या बनेगा? दोनों ग्रुप सेम साइड है, तो ये EZ नोमेनक्लेचर में क्या बनता है? ये Z कॉन्फिगरेशन का बनता है। कैसा बनता है? Z कॉन्फिगरेशन का बनता है। तो ये सारा ऑल अबाउट हमने क्या किया था? EZ नोमेनक्लेचर में किया था। और लास्ट में फिर हमने इसमें एक ट्रिक भी करी थी कि अगर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की कई सारी पॉलीइन बना हुआ है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं? तो वो आपको देखना पड़ेगा उसके लिए वीडियो को। और आप वो मेरी वीडियो को आप नेक्स्ट पिछली वीडियो है पार्ट 2 है, उसमें आप जाके देख सकते हो। तो आज थोड़ा सा उसी से रिलेटेड आपको लग रहा होगा सर ने ऑप्टिकल आइसोमर नहीं कराया, तो ऑप्टिकल आइसोमर की भी वीडियो तैयार है और आप ऑप्टिकल आइसोमर्स में जाके देख सकते हो कि ऑप्टिकल आइसोमर होते क्या हैं। ठीक है, जनरली इनैंशोमर में हमने वो डिस्कस किया था कि इनैंशोमर, डायस्टीरियोमर, कायरल और ये कायरल, ये सब हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो आप इनैंशोमर डायस्टीरियोमर के नाम से वीडियो होगी, तो आप वो स्टडी कर सकते हैं। और एक ऑप्टिकल आइसोमर की बनी हुई है जिसमें आपको ट्रिक के माध्यम से बताया गया है क्या कि अगर आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ आइसोमर बनेंगे। पेपर के अंदर काफी कुछ आते हैं, नीट के एग्जाम में, IIT के एग्जाम में बहुत से सीरियसली पूछ लिया जाता है कि आपको एक कंपाउंड दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसके अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ आइसोमर्स आर प्रेजेंट इन ऑप्टिकल आइसोमर। तो पहले आप देखोगे कंपाउंड कायरल है या ए कायरल है, तो कायरल के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि कार्बन के सराउंडेड 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए, तो वो आपका होगा कायरल। फिर उसमें हमने बात करी थी अगर पूरे के पूरे डिफरेंट चेन लेंथ है, यानी अनसिमेट्रिकल कार्बन है उसके अंदर और कायरल कंपाउंड है, तो 2 की पावर n से आप बता सकते हो। इस तरह से उसको भी आपको देखना पड़ेगा।
ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, आज करेंगे हम कन्फर्मेशनल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर का हमारा पार्ट एक खत्म हो गया है, ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे क्या, हाँ एक छोटा सा और होता है कि एलीन एक ऑप्टिकल आइसोमर के अंदर ही आती है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर के अंदर, ठीक है, क्या आता है, एलीन। एलीन क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस तरह को हम क्या बोलते हैं, एलीन। ये होता है एलीन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एलीन बोलते हैं। पर इसमें जो ये हाइड्रोजन होते हैं, पर यहाँ पे जो ग्रुप होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए। ए बी, सपोज करो ये चलो ए और बी, ये लो इस तरह से। बट अगर आपको ये दिख रहा होता है कैसे होता है, ये ऐसे नहीं दिखाई देता, ये ऐसे और इस तरह से ये ऐसे होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो तीन कार्बन का हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं एलीन, ठीक है। और आपने ध्यान रखना है, अगर आपका एलीन 3 कार्बन का है, ओड नंबर है, ओड नंबर है, अगर इसी के अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन आ जाए, इवन नंबर ऑफ कार्बन आ जाए, तो ये हमारा जो मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ये आप ध्यान रखना है, छोटी सी बात है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू कायरल प्लेन की वजह से। उसके अंदर एक प्लेन ऑफ एक्सिस लग जाती है, ठीक है। और ये ओड नंबर आ जाता है, तो ये आपका जो मॉलिक्यूल होता है एलीन, ये आपका कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब ये मैं कैसे समझाना चाहूंगा आपको कि कार्बन कार्बन के जो ये बॉन्ड है, अगर आप ऐसे लेकर ए और बी की जो पोजीशन है वो कहाँ है, प्लेन में है। कहाँ है, प्लेन। प्लेन का मतलब क्या है, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे उठा के ऐसे ले आऊं, तो इसमें दो जो ए और बी है वो कहाँ है, ये ऐसे है बेटा, ये इसको हमने बोला प्लेन में, इस तरह से ये ए है, और इस तरह से ये मैंने क्या लगा दिया, बी लगा दिया। और ये जो ए और बी कहाँ है, ये आपके परपेंडिकुलर एक्सिस में है, यानी ऐसे ए ऐसे है और बी नीचे की तरफ है, यानी सेम प्लेन में नहीं है। अगर ये भी सेम प्लेन में आ जाते तो ये सारा का सारा क्या हो जाता है, ऐसे कट हो जाता। और जिसके अंदर भी क्या होता है, मतलब इक्वली प्लेन में आ जाता है, कोई मोलिकुलर आपका प्लेन में आता है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। थोड़ा सा आप हायर स्टडी में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्लेन्स क्या होते हैं क्या नहीं होता। फिलहाल तो मैं आपको बताता हूँ, 2 टाइप के प्लेन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल प्लेन का जैसे ये मेरा हैंड है, ये मेरा जो थंब है ये कहाँ है, प्लेन में है या अबो बिलो है, ये मेरा प्लेन में है। प्लेन में कैसे, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे कट करूंगा, ऐसे ऐसे कट करूंगा, तो मेरा तो थंब है वो भी इंक्लूड होगा, समझ में आया। इसका मतलब ये प्लेन में है। अगर ये थंब ऐसे हो जाए, तोड़ूंगा नहीं मैं इसको तो मैं समझा रहा हूं आपको, इस तरह से लगाओ, ठीक है। अगर थंब मेरा ये लो, थंब आ गया, इसको भूल जाओ। ये देखो, ये अब ये मेरा जो थंब आ गया, क्या ये प्लेन में आया है, नहीं। जब आप इसको कट करोगे तो ये थंब ऊपर अलग दिखाई देगा, क्लियर। तो ऐसे जो होता है उसको हम इन प्लेन नहीं बोलते, वो आपका बस, यानी ये 2 एटम तो प्लेन में है और ये ए और बी कहाँ आ गए हैं, अबव और बिलो प्लेन में आ गए हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है ऑप्टिकली एक्टिविटी इसी की वजह से शो होती है, क्लियर। तो ऐसे एलीन कंपाउंड हो गए, बाइफिनाइल्स होंगे, वो तो थोड़ा आप आगे जब स्टडी करोगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर। क्या करते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर। इसके बाद है हमारा है कन्फर्मेशनल आइसोमर, जिसको आज हमने स्टडी करना है। कन्फर्मेशनल आइसोमर, कन्फर्मेशनल आइसोमर देखा, अगर आप देखा हो कॉन्फिगरेशनल था और ये आज हम करेंगे कन्फर्मेशनल। उसमें ये था कि उसमें हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन नहीं दे सकते थे। क्यों नहीं दे सकते थे, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन थी, ठीक है, रोटेट नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाता है। बट जो कन्फर्मेशन है, इसमें हम क्या करेंगे, अपने मॉलिक्यूल को कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलोंग क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, इस तरह से रोटेट करेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड। एक को हम फिक्स करेंगे, दूसरे को रोटेट करेंगे, तो जिसकी वजह से जो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है स्पेस के अंदर वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर बोलते हैं। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, क्या है, द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ए एटम इन अ स्पेस
द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ए एटम इन ए स्पेस दैट इज रिजल्ट फ्रॉम द फ्री रोटेशन। इसका मतलब क्या है? फ्री रोटेशन है। अगर आपका मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर फ्री रोटेशन है, ठीक है। एंड अराउंड ए सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर नोन एज अ कन्फर्मेशन। थोड़ा सा आपको ऐसे क्लियर नहीं हो रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। कुछ नहीं समझा रहे, सिंपल समझा रहे हैं। क्या कि भाई हम बता रहे हैं आपको कि भाई कार्बन, जैसे सपोज करो ये इस तरह से हमने क्या किया, लाइक दैट दिस। आपको दिख समझ में आ रहा है? ये कार्बन है और कार्बन पे ये सपोज करो ये 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं ऐसे, H1 H2 H3। यहां पर भी ये आपके H लगे हुए हैं, यहां पे आपका ये H1 H2 H3, 3 हाइड्रोजन हो गए। मैंने क्या किया, जैसे कार का स्टीयरिंग होता है ना, सिर्फ आपने पिछले वाले को वो बिल्कुल वहीं पे वहीं रहेगा, फिक्स है। सिर्फ आपका वो स्टीयरिंग आपका आगे घूमेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको फिक्स रखा और इसको रोटेट किया। तो इसको रोटेट करने पर क्या हुआ, ध्यान से देखना, आंखें जमाए रखो। पिछला का पिछला एज इट इज है, ये H2, ये H3, ये H1। जैसे ही मैंने क्या किया, इसको ऐसे रोटेट किया, तो ये जो H2 था वो ऊपर चला गया, ये H2 ऊपर चला गया, H1 नीचे आ गया और H3 इधर आ गया। इस तरह से मैंने मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो यानी इस तरह से इनकी जो स्पेस में जो पोजीशन थी उनमें क्या आ गया, चेंज आ गया। तो ऐसे आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशन आइसोमर बोलते हैं। तो हम कन्फर्मेशन आइसोमर करते हैं तो इनकी 2 प्रोजेक्शन होती है जिनको हम स्टडी करते हैं, यानी ये आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। एक है इसकी एक्लिप्स कन्फर्मेशन और एक है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। 2 कन्फर्मेशन होती है, कौन कौन सी बताई मैंने, बताओ। एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन और दूसरा हमने बताया आपको स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन और जो इनको भी स्टडी करने से पहले ये हमारी 2 प्रोजेक्शन होती है। प्रोजेक्शन 2 टाइप की है जिसमें हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे, एक्लिप्स और स्टैगर्ड को। हमारी 2 प्रोजेक्शन होती है। प्रोजेक्शन का मतलब आप किस तरह से उनको रिप्रेजेंट करोगे। एक होती है साहॉर्स, कौन कौन सी, आप मेरे पीछे पीछे रिपीट किया करो, साहॉर्स। और दूसरी कौन सी होती है, न्यूमैन। कौन सी होती है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये मेरी प्रोजेक्शन है। इनको अब हम एक्लिप्स और स्टैगर्ड दोनों में ही रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। साहॉर्स कैसा था, इस तरह से, ये बीच का प्लेन है इस तरह से, ठीक है। ये 2 में इंटरकन्वर्टेबल है, इसको आप ऐसे ही बना सकते थे। क्या आपको इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा कि अब ये जो यहाँ पे और ये जो मॉलिक्यूल है ये दोनों बिल्कुल सेम साइड आ चुके हैं। कैसे आ चुके हैं, सेम साइड आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, इसको, इसका मतलब मैंने क्या किया, इस वाले एटम को फिक्स किया हुआ है। ये पूरा का पूरा देखो सेम की सेम रोटेशन है। नो दिस वन, इस वन को, इसको हमने क्या किया, पूरे को फिक्स किया हुआ है और इसको हमने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। रोटेट कर दिया ना। ये आपको देखो वाई दिख रहा है, वाई, और ये कैसे दिख रहा है, इनवर्ट वाई। तो यानी ये अब ये बिल्कुल अपोजिट हो चुके हैं। यानी ये यहाँ पे ये जो है और यहाँ पे जो ये है, अब ये क्या है, आपके अपोजिट हो चुके हैं, ठीक है। ऐसी जो कन्फर्मेशन है इसको हम बोलते हैं एक्लिप्स कन्फर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्लिप्स कन्फर्मेशन। और जो ये वाली कन्फर्मेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। क्या बोला मैंने, बताओ, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। अब कैसे याद रहेगा कौन सी एक्लिप्स कौन सी स्टैगर्ड है बेटा, जो ये आपके जो सिमिलर मॉलिक्यूल अगर आपके सेम साइड पे आ रहे हैं और उनमें जो एक एंगल होता है जिसको हम बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं, डाईहेड्रल एंगल। डाईहेड्रल एंगल अगर 0 डिग्री है इसका मतलब है वो एक्लिप्स है।
बताता हूं मैं। अगर डाईहेड्रल 180 डिग्री है तो वो कैसा है आपका स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो अगर आप इसमें देख रहे हो ये और ये मॉलिक्यूल में, ठीक है, इसमें जो एंगल दिखता है, ठीक है, मैं दिखाऊंगा, ये 180 डिग्री है इनके बीच में और इसके बीच में, ठीक है। और जब ये दोनों मॉलिक्यूल सिमिलर साइड पे हैं तो इनमें जो एंगल होता है इनके बीच में वो आता है 0 डिग्री, ठीक है। तो अब तक कितना बताया मैंने आपको कि हमारी जो कन्फर्मेशन है उनको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक साहॉर्स है और एक दूसरा है न्यूमैन है। साहॉर्स में दो प्रोजेक्शन हम स्टडी करेंगे, न्यूमैन में भी हम दो प्रोजेक्शन यही स्टडी करेंगे, बट उनको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा, जो ठीक है अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो साहॉर्स में दो पड़े, एक एक्लिप्स और एक स्टैगर्ड, एक एक्लिप्स और स्टैगर्ड। कौन कौन सा? एक्लिप्स और स्टैगर्ड। एक्लिप्स में डाईहेड्रल एंगल 0 होगा और स्टैगर्ड में डाईहेड्रल एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। और डाईहेड्रल एंगल क्या होता है आप बताओगे कि जो ये दो होते हैं आपकी, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, इन बिटवीन द टू एक्सिस, ठीक है, उनके बीच में जो डाईहेड्रल एंगल होगा वो क्या होगा? 0 होगा। अब आप न्यूमैन से आपको पता चल जाएगा थोड़ा सा कि भाई मैं सिखाना क्या चाह रहा हूँ, डाईहेड्रल एंगल कैसे दिखाना चाहूंगा, क्लियर है। तो आपने अब हमने करा न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होता है मैंने बताया था, साहॉर्स को देखने, साहॉर्स में आपका ऐसे था, ऐसे बनाया था ना मैंने। अगर मैं इसको इस कार्बन के अलोंग रोटेट, ऐसे मॉलिक्यूल को रोटेट कर दूं तो मैंने क्या बनाया था, इस तरह से बना दिया था कि भाई मैंने अब इसको ऐसे रोटेट कर दिया। तो ये आपका एक्लिप्स कन्फर्मेशन है और ये आपका स्टैगर्ड। अब हम न्यूमैन बना रहे हैं। न्यूमैन में क्या कर दिया मैंने, देखो इसको ना ऐसे कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करने पर ये जो ये है, ये तो आपका बैक, ये तो आपका है बैक फ्रंट वाला। अगर मैं यहां से देख रहा हूं, अगर मैं जैसे देख रहा हूं तो ये मेरे लिए फ्रंट है और ये मेरे लिए बैक होगा। तो अगर देखो, अगर आप यहां से खड़े होकर देखोगे क्या आपको ये वाला मॉलिक्यूल दिख जाएगा? क्योंकि बिल्कुल इसके कहां पे है? बिल्कुल पीछे है। सपोज करो मैं ही खड़ा हूं, ठीक है, अगर मेरे पीछे मेरी ही हाइट का कोई लड़का खड़ा है, ठीक है, क्या वो दिखाई देगा आपको वहां से सामने से? नहीं दिखाई देगा। अगर उसकी जो पोजीशन है वो हल्का सा थोड़ा सा मेरे राइट साइड निकल के आ गया साइड में, ठीक है, तो वो तो क्या ऑब्जर्व होगा? बिल्कुल ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो इसके केस में, यानी हमारे केस में जो मेरा जो पीछे बंदा खड़ा होगा, ठीक है, वो क्या होगा? उनके बीच में एक्लिप्स जो एंगल होगा, वो जो डाईहेड्रल एंगल होगा वो कितना होगा? वो 0 होगा। तभी तो नहीं दिख पा रहा। अगर मैं क्या करूं, अपने ही बिल्कुल इसको क्या, तो मैंने बताया आपको कि अगर डाईहेड्रल एंगल क्या होगा? 0। 0 कब होगा? अगर वो मेरे पीछे बिल्कुल बैक में खड़ा होगा। सपोज करो आप यहां से देखो, मेरे पीछे कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, मेरे पीछे कोई बंदा खड़ा है, ठीक है। तो अगर आप दूर से देखोगे, जैसे आप फ्रंट से देख रहे हो, क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में डाईहेड्रल एंगल कितना है? 0 है। अगर आप मेरे ही नीचे एक इन्वर्ट पे खड़ा कर दे तो शायद अब आप दोनों को देख पाओगे। इन्वर्ट समझ रहे हो ना? जैसे मेरे नीचे अगर मिरर इमेज बना दी जाए तो वो इन्वर्ट होगा। क्यों? अब हमारे बीच में जो डाईहेड्रल एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो ये चीज हमने करा है। इसमें क्या करा मैंने, देखो कॉम्प्रेस किया है। ये तो हमारा फ्रंट है और ये बैक साइड का है। बैक साइड में पीछे मैं हल्का सा ऐसे दिखा ताकि आपको ऑब्जर्व हो कि ये बैक साइड पार्ट है, ठीक है। और ये इसके ये यहां पे ये इस तरह की जो प्रोजेक्शन होती है, ठीक है, ये इस तरह की, ठीक है, जैसे H1, ये आपका H2 और ये आपका H3, ठीक है, और इधर भी ये आपका H1, H2 और H3। जो ये प्रोजेक्शन होती है, ये जो बनाई है, ये कौन सी प्रोजेक्शन बताई मैंने, बताओगे कौन सी है? न्यूमैन प्रोजेक्शन है। कौन सी है? न्यूमैन प्रोजेक्शन में कौन सी कन्फर्मेशन है? न्यूमैन प्रोजेक्शन में कौन सी कन्फर्मेशन है? ये एक्लिप्स। कौन सी कन्फर्मेशन है? एक्लिप्स कन्फर्मेशन है। और ये कौन सी कन्फर्मेशन है? ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। किसमें? साहॉर्स प्रोजेक्शन के अंदर, ठीक है। अब हम इसको बना के दिखाते हैं। इसमें क्या हुआ, मैंने ये वाला, ये तो बिल्कुल उसमें ही है, ये तो आपका फ्रंट, आप ऐसे देख रहे हो।
आपने फ्रंट बनाया, फ्रंट आपको सामने से दिख रहा है और ये आपका बैक साइड में है, तो बैक साइड का बिल्कुल अच्छे से दिखेगा, ठीक है। और ये इस तरह से है, देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये आपका H1 H2 और ये H3। अब H1 कहां आ गया इधर, H2 कहां आ गया इधर, H3 कहां आ गया इधर आ गया। क्लियर हुआ? तो ये कौन सी कंफर्मेशन हुई है? कंफर्मेशन कौन सी है? स्टैगर्ड। कौन सी कंफर्मेशन है? ये स्टैगर्ड कंफर्मेशन है। और प्रोजेक्शन कौन सी है? प्रोजेक्शन कौन सी है? न्यूमैन। कौन सी प्रोजेक्शन है? न्यूमैन प्रोजेक्शन है। तो हम अभी क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन आया है इथेन, इथेन के आप एक्लिप्स कंफर्मेशन और स्टैगर्ड कंफर्मेशंस और डिफरेंट कंफर्मेशंस क्या बना सकते हो। तो हमने क्या किया, ये आपकी एक्लिप्स थी, ये आपकी क्या थी, एक्लिप्स थी ना, ये एक्लिप्स कंफर्मेशन है। इसको मैंने क्या किया, 60 डिग्री पे रोटेट कर दिया, इसको फिक्स रखा देखो, और इसको 60 डिग्री कहां होगा, इसका यहां पे होगा। ये इनमें एंगल कितने का है, 120 डिग्री का, ठीक है। जब आप 60 डिग्री लाओगे तो यहां पे लेके आओगे, यहां पे रखोगे, कितना दूर, कितने यहाँ पे रखोगे। तो जब मैंने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को रोटेट, इसको फिक्स किया और इसमें 60 डिग्री एंगल लगाया, तो क्या बनेगा बताइए, ये यहां पे आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड, और ये वाला बीच में आ जाएगा, और ये वाला यहां पे आ जाएगा। तो इसके अंदर दो ही कंफर्मेशन ऑब्जर्व हुई, क्या हुई, दो ही कंफर्मेशन हमारे क्या हुई, ऑब्जर्व हुई, जिसमें हमारी क्या है, एक एक्लिप्स है जिसको हम बोलते हैं फुली एक्लिप्स। फुली एक्लिप्स में क्या है कि भाई हाइड्रोजन बहुत ज्यादा मैक्सिमम रिपल्सन होता है, इसके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम रिपल्सन होता है, इसलिए ये क्या है, हाईली अनस्टेबल होती है, हाईली क्या है, अनस्टेबल है। क्लियर है? क्या है, हाईली अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि ये बिल्कुल ही हाइड्रोजन इसके बैक साइड में है, जिसकी वजह से इनमें क्या होगा, इनके एटम में क्या होगा, रिपल्शन होगा। ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, तो हाईली अनस्टेबल होगा। जबकि ये वाला जो देखा गया है आपका, जो स्टैगर्ड है, फुली स्टैगर्ड है, ये आपका क्या है, स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि देयर इज नो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, या फिर इनके बीच में जो एटम्स जो पीछे लगे हुए हैं, इनमें इस टाइप का कोई भी रिपल्शन नहीं है। क्लियर? आपसे पूछा जाए इथेन के अंदर एक्लिप्स और स्टैगर्ड के अंदर ज्यादा स्टेबल कौन है, तो स्टैगर्ड। सबसे मिनिमम एनर्जी का कौन है, स्टैगर्ड। लोअर द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी। अगर कोई मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, कम है। और आपसे अगर डायग्राम बनाना का कहा जाए तो ये एक्लिप्स का बनेगा इस तरह से। ये आपका जो यहाँ पे डायग्राम है, ये किसका है, एक्लिप्स है। ये आपकी यहाँ पे एनर्जी है, ध्यान रखना, ये एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल्स होंगे जो होंगे, ठीक है। तो ये आपकी एक्लिप्स की जो एनर्जी बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर ये एनर्जी सबसे कम किसकी है, ये स्टैगर्ड की है। क्लियर है? बताइए, अगर आप उसको दोबारा से देखो, एक रोटेट करोगे, इसमें दोबारा से अगर आप 60 डिग्री का एंगल लगाओगे, ध्यान देना इस बात का, तो ये हाइड्रोजन उठकर कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, और ये कहां चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा। समझ रहे हो या नहीं? अभी हम एक ब्यूटेन का स्ट्रक्चर करते हैं, उसमें आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से करें। तो इसके दो ही स्ट्रक्चर बनेंगे, एनर्जी डायग्राम इसका ये बनेगा। एनर्जी डायग्राम में आपको ध्यान रखना है, लोअर एनर्जी का कौन है, हायर एनर्जी का कौन है, और इथेन के कितने कंफर्मेशन स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो इथेन के ओनली 2 ही कंफर्मेशन स्ट्रक्चर पॉसिबल है, वन इज फुली एक्लिप्स और अदर वन इज स्टैगर्ड। आगे बस ओके। अब इसके बाद हम देखते हैं ब्यूटेन का। अब ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? सबसे पहले इसमें हमें आपको सिर्फ कितने चाहिए, 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड चाहिए। तो आप इसको ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ऐसे बनाओगे पहले। क्लियर है? ये CH3 है, यहाँ पे आपके पास 2H CH2 CH3 है। अब ब्यूटेन का हम साहॉर्स और ये जो न्यूमैन प्रोडक्शन वो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? आपको क्या चाहिए, कार्बन कार्बन सिस्टम चाहिए, तो मैंने कार्बन कार्बन सिस्टम ये उठा लिया।
अब इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए, एक CH3 लगा हुआ है, तो मैंने एक CH3 लगा दिया और 2 हाइड्रोजन इस तरह से लगा दिया। इसमें भी 2 हाइड्रोजन एक CH3 लगा हुआ, एक CH3 ये लगा दिया और एक हाइड्रोजन ये लगा दिया। तो क्या बता पाओगे कि ये कौन सी कन्फर्मेशन बनाई मैंने, एक्लिप्स या स्टैगर्ड? एक्लिप्स, ठीक है। इसी को जब हमने क्या किया, ऐसे इस तरह से रोटेट करा, ठीक है, तो ये तो आपका फ्रंट कार्बन ये था ना, तो मैंने इसी को फिक्स रख लिया ऐसे ही, ठीक है, और ये वाला आपका क्या कर दिया, रोटेट कर दिया इस तरह से। ये यहाँ पे तो CH3 आ गया, ये H और ये H, ये CH3 और ये H और ये H, तो ये कौन सी पोजीशन बन गई, ये स्टैगर्ड बन गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके अंदर, न्यूमैन के अंदर। क्लियर हुआ इतना? न्यूमैन के अंदर क्या होगा, अब आपने क्या करना, इनको कंप्रेस कर देना बस। जैसे ये था, इसको मैंने कंप्रेस कर दिया इस तरह से, CH3 ये कोई समझ ले लो, H और पीछे भी CH3 लगा हुआ है, H और ये H, इस तरह से। समझ में आ गया, नहीं आया? ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है, 60 डिग्री पे रोटेट करते चले जाना है, और जब तक रोटेट करना, जब तक दोबारा स्ट्रक्चर ऐसी ना मिल जाए। आप देखोगे कि इसके अंदर वेरियस नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बनेगी। 60 डिग्री रोटेट करोगे, चलो ऊपर से स्टार्ट करें ताकि स्पेस ज्यादा चाहिएगा हमें। ध्यान से देखना किस किस को रोटेट कर रहा हूं मैं, ताकि आपको एक ही बारे में समझ में आ जाए। ये CH3, और बच्चे गलती क्या करेंगे वो भी बता देते हैं। बच्चे गलती क्या करेंगे, जब ये CH3 को यहां लिखा है तो हाइड्रोजन को यहां पे लिख देते हैं। नहीं बेटा, गलत करोगे। हाइड्रोजन को आपने इससे नेक्स्ट आगे लिखना है, इस हाइड्रोजन को आपने इससे नेक्स्ट आगे लिखना है, तो ये ध्यान से रखना है बात, ठीक है। इसको आपने किस एंगल पे रोटेट किया, 60 डिग्री पे, तो ये CH3 कहां जाएगा, बीच में आ जाएगा। ये CH3 H और ये H, मैं ऐसे कई सारी बना लेता हूं क्योंकि जरूरत पड़ेगी हमें, फिर हम बस उसी को रोटेट करते चले जाएंगे। CH3 H CH3 H और S, और सब में एंगल कितने लगाना हमने, 60 डिग्री। इसको 60 डिग्री रोटेट किया तो कहां आ गया, ये यहां पे आ गया, ये CH3 और ये सारे बीच में आ जाएंगे इस तरह से। क्लियर हो? फिर आपने 60 डिग्री का एंगल रोटेट कराओगे तो ये CH3 कहां पहुंच जाएगा, इससे आगे। ध्यान रखना, CH3 कहां आ गया, अब यहां पे आ गया। ये H कहां आ जाएगा, यहां पे, और ये H यहां पे चला जाएगा। क्लियर? इसके बाद आप इस स्ट्रक्चर पे 60 डिग्री एंगल लगाओगे, CH3 यहां आ जाएगा, H यहां आ जाएगा, ये यहां चला जाएगा। क्लियर? फिर आप दोबारा 60 डिग्री एंगल लगाओगे तो CH3 कहां आ गया, यहां पे आ जाएगा, H यहां पे, और ये तो H आपका यहां पे है और ये H यहां पे आ गया। क्लियर? फिर दोबारा मैंने क्या किया, 60 डिग्री एंगल लगाया, और उसके बाद CH3 कहां पहुंच जाएगा बताइए, बीच में, यहां पे आ जाएगा, ये पे आ जाएगा। अगर इसके बाद अगर आपने एक 60 डिग्री का रोटेशन किया तो कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, देखो ये बनेगी, नहीं बनेगी। ये CH3 कहां पहुंच जाएगा, आगे पहुंच जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको तो हम बोलते हैं भाई फुल्ली एक्लिप्स, क्योंकि बड़ा मैक्सिमम रिपल्सन है। फुल्ली एक्लिप्स, ध्यान रखना मैंने किस किस को क्या बोल रहा हूं, फुल्ली एक्लिप्स। इसको हम बोलते हैं गॉच फॉर्म, GAUCH, गॉच फॉर्म। और ये अब ये भी देखो यहां पे भी रिपल्सन है, तो इसको हम बोलते हैं स्क्यू एक्लिप्स, स्क्यू एक्लिप्स। इसके बाद ये जो अब ये आगे, ये तो आपकी बन गई एंटी स्टैगर्ड, क्योंकि पूरा कंप्लीटली अपोजिट में है, एंटी स्टैगर्ड। और ये और जो हमारी गोच फॉर्म थी, देखो ये और ये देखने में सेम ही लग रही है, यहाँ भी CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, तो ये भी कौन सी फॉर्म होगी मेरी, गोच फॉर्म। अच्छा, इसके बाद तो ये आएगा, तो एंटी स्टैगर्ड के बाद क्या बना आपका, स्क्यू बनी ना, क्योंकि ये भी CH3H सेम टाइप का ही।
और इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये कौन सी बनेगी आपकी गोज फॉर्म बनेगी, और ये क्या बनेगा आपका फुली एक्लिप्स बनेगा। तो ये अब इसका हमने एनर्जी डायग्राम बनाना है। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है? सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये, सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये होगी क्योंकि इसे मैक्सिमम रिपल्शन है। उसके बाद इसके बाद जो अनस्टेबल होगा वो कौन सी होगी? ये वाली, ये वाली, बिल्कुल राइट, क्योंकि अब यहां CH3 और H में रिपल्शन है। ठीक है, तो यानी सेकंड पे ये आ जाएगा। ठीक है, स्क्यू एक्लिप्स और स्क्यू एक्लिप्स ये भी सेकंड पे आ जाएगा क्योंकि ये भी दोनों में सेम एनर्जी है। इसके बाद थर्ड पे बताइए कौन आएगा? थर्ड पे क्या आ जाएंगे आपकी गोज फॉर्म आ जाएगी, ये दोनों थर्ड पे आ जाएगा। और सबसे मतलब लेस एनर्जी का, ठीक है, ये आपका फोर्थ प्रायोरिटी पे आ जाएगा। फोर्थ प्रायोरिटी का ही देने का मतलब क्या है? ये मोर स्टेबल है। अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा तो क्या आएगा? 4 3 2 1। क्लियर है? अब हम ना इसका एनर्जी डायग्राम बना के देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि एनर्जी डायग्राम में क्या था। देखिए, ये हमने एनर्जी डायग्राम बना दी है। अब ऊपर यहां पे क्या है? एक्लिप्स, फुली एक्लिप्स। और फुली एक्लिप्स के बाद अपने माइंड में ध्यान लगाओ, कॉन्फर्मेशन क्या आ रही थी? एक्लिप्स के बाद कॉन्फर्मेशन क्या आई थी? गोज। क्योंकि एक्लिप्स के बाद आपका जो स्ट्रक्चर बना था 60 डिग्री रोटेट करने पर क्या बना था? गोज फॉर्म। और गोज फॉर्म की जो एनर्जी थी वो इससे कम थी। अब गोज फॉर्म के बाद क्या आया था बताओ? स्क्यू। और स्क्यू की एनर्जी इससे कम होगी, ये स्क्यू की होगी। और स्क्यू के बाद क्या आया था? एंटी। तो एंटी की बिल्कुल ही कम होगी एनर्जी। और एंटी के बाद क्या आया था बताओ? स्क्यू, या स्क्यू। ठीक है, और स्क्यू के बाद क्या आया था? गोज। गोज फॉर्म है। और गोज के बाद सीधी क्या आई है आपकी? ये चीज। क्लियर है? तो ये आपकी एक्लिप्स, ये आपकी गोज, ये आपकी, ठीक है, और ये आपकी स्क्यू। स्क्यू के बाद ये आपकी एंटी स्टैगर्ड, और ये आपकी कौन सी थी? ये फिर स्क्यू, ये गोज, और ये आपकी फुली एक्लिप्स। यानी इनकी एनर्जी तो सेम ही थी। टोटल कितनी कंफर्मेशन बनी थी? 1 2 3 4 5 6 कंफर्मेशन बनाई थी। सातवीं कंफर्मेशन दोबारा से उसके बिल्कुल सेम आ जाती थी। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारी कंफर्मेशन स्ट्रक्चर है। अबाउट किसके बारे में है? ये हमारा इथेन के बारे में है। क्लियर? क्योंकि उसके बाद तो ओके स्टूडेंट, तो हमारा आज जो आइसोमर्स का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जिसमें आज हमने कंफर्मेशंस की बारे में पढ़ा। इससे रिलेटेड आप बहुत से क्वेश्चंस कीजिए के आते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है जैसे थोड़ा सा वो हायर स्टैंडर्ड क्लासेस में पूछा गया था। क्या था बता देता हूँ। यहाँ पे फ्लोरीन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था इस तरह से, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे H, और ये H, और ये H, इस तरह से था। और आपसे पूछ लिया था कि इसमें ना एक CH3 यहाँ पर बना दिया जाता। एक मिनट, बेटा क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर कई बार। क्या आपसे पूछ सकता है कि इन दोनों में सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है? देखो, तो ये भी एक इसी का ही पार्ट है। कंफर्मेशन आइसोमर है। कंफर्मेशन आइसोमर क्या होता है कि हम कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग क्या करें, अपने मॉलिक्यूल को क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। और स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट पूछ लिया गया कि इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल है ये वाला। क्या आंसर? क्यों? क्योंकि इसमें जो फ्लोरीन और हाइड्रोजन होते हैं इनके जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जबकि यहाँ पर इस तरह का कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो तो बाद में थोड़ा सा आप हायर स्टडी के लिए जाओगे, थोड़ा पता चल जाएगा। तो ओके, दिस इज ऑल अबाउट द कंफर्मेशन एंड बाकी सारा आप काफी करें। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनिक का जो बेसिक चीजें हैं वो आपको कराएंगे। ओके, थैंक यू।